रोड यूज कर रहे हैं, टूल पे आपने टैक्स देना है। कोई आप कमोडिटी यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर यू हैव टू पे द टैक्स। और ये किसने इम्पोज किया है? टैक्सिंग बॉडी, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इम्पोज करती है। इनकम टैक्स क्या होता है? पीपल एंड बिजनेसेस अलाइक that are subject to government jurisdiction and are liable for income tax। चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों या वो बिजनेसमैन हो, सबके सब जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट जनरेट कर रहे हो उससे ज्यादा, तो उनको उन सबको टैक्स पे करना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ टैक्स इज असेस। अब हम जा रहे हैं कि टैक्स की टाइप्स क्या क्या है। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट से टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस, सेल्स टैक्स। अभी मैंने शुरू किया है और हम पढ़ रहे हैं टैक्सेशन के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में। मायमा, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आकर सिंपली टेक्स्ट कर देना, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सेंस नहीं बना। टैक्स होता है, दिस टाइप ऑफ अ टैक्स इज असेस्ड अगेंस्ट द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। ये वो टैक्स है जो कि बिजनेस के ऊपर लगता है। जो लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ होता है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कैपिटल टैक्स गेन्स क्या होते हैं? कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई टू एनी प्रॉफिट और गेन that people or business make from the sale of a certain asset such as stocks, bonds or real estate। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने बिजनेस से को सेल करके, अपने एसेट्स को सेल करके मनी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब जो बिजनेस को सेल कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें सेल कर रहे हैं जिससे वो पैसा बना रहे हैं, तो एसेट्स में शामिल हो जाता है वो। तो ये क्या है? कैपिटल गेन्स। इसकी इसने एग्जांपल्स क्या क्या दिए हैं? स्टॉक्स के शेयर्स को सेल करना, उस पे टैक्स है। बॉन्ड्स हो गए, उन पे टैक्स है। रियल स्टेट में कोई जमीनों की खरीदो फरोख्त हो रही है, खरीदने वाले को भी टैक्स देना पड़ता है, जो फरोख्त कर रहा है, जो पैसा कमा रहा है, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? द लोकल गवर्नमेंट impose property tax which are the owner's duty। This tax is calculated using the valuation of the properties of and land। आपके पास घर है, गाड़ी है या प्रॉपर्टी आपकी है, तो वो क्या है आपके पास? आपने जो है उस पे टैक्स देना है। बेटा, कैपिटल गेन्स में आपके पास तमाम वो टैक्स आ जाते हैं जो कि आप किसी प्रॉपर्टी को या किसी एक स्पेसिफिक कह लो कि चीज को बेच के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि हम छोटी मोटी चीजें की खरीदो फरोख्त हो गई, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो चीजें आ जाती हैं वो आती हैं आपके पास जमीनों की खरीदो फरोख्त, जिसमें हम आजकल बड़ा रियल स्टेट का मामला चलता है। बॉन्ड की प्राइसेस जो होती हैं, किसी का बड़ी अमाउंट का प्राइस निकल आया बॉन्ड का, तो उस पर टैक्स है। स्टॉक में जो आपके पास शेयर्स खरीदते हैं लोग और बेचते हैं, उनके ऊपर टैक्स। ठीक है। Inheritance, a type of a tax imposed on beneficiaries of another person's estate। Inheritance के ऊपर, यदि हमें वहां से मिला है, एक दूसरे इंसान की स्टेट में से पैसा आना, उसके ऊपर भी टैक्स इम्पोज होता है। सेल्स टैक्स, अ कंजम्पशन tax that the government imposes on goods and services। For example, excise taxes, state or municipal taxes, goods, GST and value added taxes। अब हम कहीं पे खाना खाने जाते हैं, बिल बनता है, तो बिल में क्या आता है? दिस इज द टोटल अमाउंट जो हमारे खाने की थी, उसके अलावा हमारे पास क्या है? शिजाद, आप क्लास से बाहर चले जाए। अदर पर्सन स्टेट में हो, यानी कि आपको इनहेरिटेंस में से मिला है कुछ। अब जाहिर है आपने उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज किया है। कहने को वो तो ये आता है कि भाई इट्स अ गिफ्टेड अमाउंट या उसमें से मिली है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो इनहेरिटेंस की जो टैक्स है वो एक अलग चीज होती है, उसको हम उसमें काउंट नहीं करते कि ये आपका अपना
कमाया हुआ पैसा है या आपने ये खुद से वो किया है। वो इस तरह से होता है कि आपको वो आपको इनहेरिटेंस से मिला है तो वो एज अ गिफ्ट फिर उसमें आ जाता है। वेयर एज जो सेल्स टैक्स होता है, सेल टैक्स वो है, हम अगर कपड़े खरीदते हैं, खाने पीने जाते हैं, तो हमारी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, जिस अमाउंट में हमें कहा हमारा बिल शो कर रहा होता है कि अच्छा जी जो जो चीजें हमने आइटम खाई हैं वो इतने इतने रुपए की थी। फिर आगे एक आ जाता है कि जीएसटी उसने ऐड किया हुआ होता है। जीएसटी होता है 16% अगर आप कैश दे रहे हैं, 5% अगर आप कार्ड यूज कर रहे हैं, अगर आपका डायरेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन थ्रू द कार्ड हो रही है, तो ये सेल्स टैक्स एक अलग चीज है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? बेसिकली ये सारे डिफरेंट टाइप्स थी टैक्सेस की। आप जाते हैं अपने कपड़े खरीदते हैं, वहां सेल्समैन मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, तो आपने उसको क्या पे किया? सेल्समैन का टैक्स पे किया। उन सर्विसेज का जो आपको वहां वहां मिली, वेटर की जो सर्विस मिली, आपने उसका टैक्स पे किया। अगर आप कार्ड के थ्रू करेंगे तो वो 5% होता है, वेयर एज अगर आप कैश के थ्रू करेंगे तो वो 16 और 15% होता है। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये जीएसटी के अलावा अगर कोई टैक्स ऐड हुआ हुआ है तो। चले जी, अब हम आगे आ जाते हैं प्रॉफिट पे। अब प्रॉफिट क्या आपके जहन में? बड़ी आसान सी चीज है, मुझे बताएं प्रॉफिट से आपके जहन में क्या अंडरस्टैंडिंग आती है? अगर आपने ली कम पैसों में, 10 रुपए की ली, 15 रुपए की बेच दी, तो आपके पास उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली प्रॉफिट है। एक एग्जांपल मैंने सिंपल सी आपको दी है प्रॉफिट की यहाँ पर। इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब फाइनेंशियल गेन, particularly the difference between the earning and expense incurred in purchasing, running, or creating an object. It is computed in this way. एक होती है सेल प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होती है जो आपने पैसा लगाया चीज को खरीदने में या चीज को बनाने में। अगर हम एक कपड़ों की बात करें, किसी ब्रांड की बात करें, या किसी बुटीक की बात करें, या एक आम डिजाइनर की बात करें, तो डिजाइनर क्या करता है? कपड़ा लाता है, उसके साथ उसकी एसेसरीज लेकर आता है, स्टिच करवाता है, और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। अब इसकी कॉस्ट अमाउंट कैसे जनरेट होगी? इसकी कॉस्ट अमाउंट इस तरह से जनरेट होगी कि कपड़ा कितने का आया, एसेसरीज कितने की आई, लेबर कॉस्ट कितनी गई, और फिर उसके साथ साथ आपने टाइम कितना स्पेंड किया, फिर जाके ये कॉस्ट आपकी कॉस्ट प्राइस बनेगी। अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर फिर फर्दर और प्राइस ऐड होगी, और वो आपकी कहलाएगी सेल प्राइस। अब अगर जो कि आपकी चीज कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में चली गई, यानी कि सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो डेफिनेटली इट्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐसे ही होगा ना कि आपने सेल प्राइस जब जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से डिफरेंट है। अगर कॉस्ट प्राइस कम और सेल प्राइस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, at a profit of rupees 15 per meter of a cloth, a seller sells 85 meter of cloth for 8,925. How much does 1 meter of cloth cost? अब आपने क्या करना है? पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। ट्रेडर ने क्या किया? 85 मीटर का कपड़ा सेल किया 8,925 में, तो सेल प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ आपके पास आ जाएगी 105। दोनों को डिवाइड करके आप निकालेंगे। 8,925 को डिवाइड कर देंगे 85 से, तो 105 आ गया। अब 105 रुपीज का जो है वो यहाँ पर आपके पास 1 मीटर क्लॉथ आ रहा है। वी आर गिविंग दैट द प्रॉफिट ऑन 1 मीटर क्लॉथ इज रुपीज 15। कहाँ वो 15 रुपए पर मीटर खरीद रहा है,
और आगे जो उसने सेल किया उसमें वो 105 रुपए पर मीटर सेल कर दिया। तो देखिए 90 रुपए पर मीटर का जो है उसे फायदा हो गया है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गई है, तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदा, लेकिन जब बेचा तो वो 105 रुपीज पर मीटर हो गया। डिफरेंस कैलकुलेट किया, 15 माइनस कर दिया क्योंकि वो तो कॉस्ट प्राइस थी, तो आपके पास 90 रुपीज प्रॉफिट आ गया पर मीटर पे। Another example is given: when a product is sold for rupees 800, a shopkeeper gains 25% profit. कोई भी एक प्रोडक्ट है जो कि सेल किया 800 रुपीज का, शॉपकीपर ने जो है वो उस पे 25% जो है वो प्रॉफिट कमाया। हाउ मच शुड ही चार्ज फॉर द आर्टिकल इन ऑर्डर टू लूज 25% फॉर इट? वो कह रहा है कितना चार्ज करना चाहिए कि जो जिसमें से उसने 25% क्या है लूज कर दिया। अब हमने क्या करे, प्रॉफिट के साथ हमें कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है ना 800, तो सेलिंग प्राइस 800 थी, 800 पर 25% कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस को आपने एक्स एज्यूम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन। तो 800 माइनस कॉस्ट प्राइस, फिर आपके पास पहले हम 25% कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो 800 माइनस एक्स करें तो ये कोई 640 का डिफरेंस हमारे पास बनेगा। अब आपने क्या करना है, 25% का 640 निकाल लेना, तो वो आ जाएगा 160 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट। द अमाउंट और परसेंटेज subtracted from an item's regular selling price is referred to as the discount. A discount denotes a drop in the cost an item or service. अब डिस्काउंट क्या होता है, वो चीज होती है जिसमें जो कि आपने सेलिंग प्राइस में का डिफरेंस निकाल लेते हैं, आप माइनस कर देते हैं। ठीक है, आपने एक कीमत रखी हुई थी एक चीज की, और अब आपने उसके ऊपर डिस्काउंट लगा दिया, एक स्पेसिफिक परसेंटेज की सेल लगा दी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। इफ द डिस्काउंट is given as a percentage, then it is calculated by the formula. आपके पास इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे प्रॉफिट का था कि प्रॉफिट का आपके पास था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी आपके पास मार्क प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट पे लॉस हो आपको, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि अक्सर अब ये जितने भी सेल्स लगती हैं तो हमें क्या लगता है कि इन्होंने ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस कर दी है। नहीं, ये अगर आपके इन्होंने एक आर्टिकल के ऊपर 50% अगर प्रॉफिट रखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, सेल प्राइस लगा के 30% प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, 20% ऑफ दे देते हैं। ठीक है, वो इस तरह से होता है, ऐसा नहीं होता कि जी हमेशा लॉस ही होता है डिस्काउंट पे। बेटा डिस्काउंट होता है अगर हम रेगुलर प्राइस में से और मजीद कमी कर दें, सेल प्राइस में ही कमी ले आए, तो ये आपके पास होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अच्छा एग्जांपल देखते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। The standard cost of a jacket was 50 rupees. There was 10% discount written on it. Once the discount is applied, find the price of the jacket. अब आपके पास क्या है कि जी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 50 रुपीज और 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने पहले 50 का 10% निकालना है। 50 का 10% कैसे निकलेगा, 50 इंटू 10% करके 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 किया तो वो 5 रुपीज आ गया। अब 50 माइनस 5 रुपीज किया तो वो 45 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। अब अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की डिस्काउंट परसेंटेज निकालें तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना था 5 रुपए का, मार्क प्राइस क्या थी 50, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे।
इसी फार्मूले को यूज करके वी कैन फाइंड द मार्केट प्राइस एंड द सेल प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सेल प्राइस। वो उसी फार्मूले को आगे पीछे करेंगे और हमारे पास जो भी चीज अननोन फाइंड करनी है आप वो कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ज़कात। इट इज एन अमाउंट बेटा डिस्काउंट कि मैं क्या चीज समझ में नहीं आ रही। डिस्काउंट मतलब किसी एक स्पेसिफिक प्राइस में कमी ले आना। डिस्काउंट का वैसे सिंपल सा फार्मूला है आपके पास, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, बस। इसमें आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है तो वो हो जाएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100%। मार्क प्राइस इज, अगर इसी फार्मूले को यूज करें मार्क प्राइस को सब्जेक्ट बनाना हो तो आपने क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सेल प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस जो प्राइस आपके पास जिस तरह 50 रुपीज थी वो मार्क प्राइस थी। नेक्स्ट है ज़कात। इट इज एन अमाउंट paid annually by Muslim at a rate of 2.5% of the total amount saved till the first Ramzan of every Islamic year। क्या आपके पास पूरे साल की जो आपके पास आपका जमा पूंजी है जिसमें गोल्ड आ जाता है या सिल्वर आ जाता है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एज अ सेविंग जनरेट आपके पास सेविंग के पर्पज से रखी हुई है और वो अमाउंट ही जनरेट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये आ जाता है हमारे पास जक़ात। अब जक़ात जो है जो आपकी टोटल जो आपके पास सेविंग आपकी अमाउंट पड़ी हुई है या जो आपकी जमा पूंजी पड़ी हुई है उसके ऊपर आपने 2.5% के हिसाब से निकालनी है, जो कि एज अ मुस्लिम हम हर इस्लामी साल में रमजान के से पहले या ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द रमजान हमें अदा करनी होती है। ये एक स्टूडेंट पापा 640 का पूछ रहे बेटा, 640 इस तरह आया था कि 800 हमारे पास जो थी वो सेलिंग प्राइस थी और फिर उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस को एक्सज्यूम किया था, उसका 25% आई थिंक था तो वो निकाला, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अच्छा जी, नेक्स्ट इज Allah says spending on zakat is restricted to the underprivileged, the needy, those hired to collect it, mending parts, releasing prisoners, those in debt and sake of Allah, and the traveler and obligations by Allah. Allah is knowing and wise being। तो ये हम सब जानते हैं इस चीज के बारे में कि ज़कात किन लोगों पे फर्ज है, किन लोगों के को लगती है, मतलब किन लोगों ने अदा करनी है, कौन से स्पेसिफिक लोग हैं जो इस चीज को जिन्होंने हासिल करनी है। लेट मिस्टर ए हैव रुपीज, यहाँ पर मेंशन नहीं है। देन ज़कात टू बी पेड इज 25% ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट। अब आपने क्या करना है, 2.5% को मल्टीप्लाई कर देना है गिवन अमाउंट से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछें।
था उसको डिवाइड बाय 40 का क्या मतलब हुआ बेटा? 2.5% जो होता है वो बेसिकली आपके पास एक परसेंटेज आपको बताई गई है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है उसको आपने जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो वो डिवाइडेड बाय 40 ही बनता है। ठीक है, 2.5% लिख लें या आप 1/40 लिख लें, आपके पास सेम आंसर आएगा 0.025। ठीक हो गया? 2.5% को अगर आप फ्रैक्शन में लेके जाओ तो वो 1/40 बनता है। बेटे आप लेट से आपके पास जो है ना 10,000 रुपए हैं, ठीक है? 10,000 रुपए आपके पास पूरे सालाना थे। बेटा उर्दू में ही समझा रही हूँ, पश्तो में तो समझा नहीं रही। आपके पास जो है 10,000 रुपए थे सालाना पड़े हुए, उन पे ज़कात लगनी थी। अब 10,000 का 2.5% निकालें, या तो आप करें कि 10,000 को मल्टीप्लाई कर दें 2.5% यानी 2.5 डिवाइडेड बाय 100 से, ठीक है? तो 250 बनता है। अगर ये नहीं करना तो ऐसा करें 10,000 को डिवाइड कर दें 40 से, तब भी आपके पास 250 बनेगा। बेसिकली जो ये 2.5% है, परसेंटेज के साइन को इग्नोर ना करें, ये सिर्फ एक फैशनेबल साइन नहीं लिखा हुआ, ये 2.5% का साइन है। परसेंट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 100 आएगा जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.5 को डिवाइडेड बाय 100 किया तो वो 1/40 बनता है, और 1/40 इक्वल होता है 0.025 के। इसी तरह 2.5% इक्वल होता है 0.025 के। तो या तो गिवन अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दे 0.025 से, या गिवन अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दे 2.5% से, या गिवन अमाउंट को डिवाइड कर दे 40 से। ठीक है, इस तरह से ज़कात निकलती है। चले जी, अब हम आगे आ जाते हैं। पता नहीं एक स्टूडेंट है ईमान, लॉबी में बार बार आ रही हैं, और जब मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो ऐड हो भी नहीं रही। एक्शन फेल आ रहा है, अब मैं नहीं करूंगी। चले, नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक को कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एक को कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल और होल अमाउंट बोरोड। मैंने किसी से अमाउंट एक बोरो की, ठीक है, मैंने उधार लिया। अब बेसिकली वैसे तो इंटरेस्ट को सूद ही कहते हैं, ठीक है, मैंने उधार लिया और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे मुझे वो उधार वापस करना है, एक खास परसेंटेज मजीद अदा करके। ठीक है, तो वो जो मैंने जितना उधार लिया था उसके ऊपर मुझे जो है ऐड करना है। अब शो हो रहा है सबको? चले, ठीक है जी। अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? वो उस अमाउंट के ऊपर होता है जो बोरो की गई हो। अब ये टर्म याद रखिएगा कि होल अमाउंट दैट इज बीइंग बोरोड, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, आई एम श्योर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड यूजिंग बोथ प्रिंसिपल and the interest that has occurred on previous period. It is frequently referred to as interest on interest. अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा ये है कि एक तो उसमें ये होता है कि पूरे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर हमने लेट से मैंने 10,000 रुपए का उधार लिया, ठीक है, और जब मुझे वापस करना है 1 साल के बाद, तो मुझे 10,500 रुपया वापस करना है। फिर मुझे अभी मैंने 1 साल के बाद मुझे 10,500 वापस करना है, लेकिन मैंने जो है वो 3 साल के लिए अपने पास उधार रख ली है। तो वो क्या हुआ जी, 3 साल के टाइम पीरियड में अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल में सिर्फ 10,000 के ऊपर नहीं, मुझे उसके अकॉर्डिंग नहीं उधार पे करना। फिर मुझे पहले साल में 10,500 था, दूसरे हजार में 11,000 हो गया,
तीसरे में 11,500 हो गया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक पहले साल के बाद दूसरे साल में जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो अब सूद समेत बन चुकी है, इंटरेस्ट समेत बन चुकी है, जिसको 10,500 हम प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये फर्क समझ में आया दोनों में? सिंपल इंटरेस्ट में तो सिर्फ वही वाली अमाउंट थी जो मैंने शुरू में पहली दफा में उधार ली, लेकिन उसे हमने प्रिंसिपल अमाउंट कह दिया। लेकिन जब हम लेकिन जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल में तो प्रिंसिपल अमाउंट वो हुई जो बोरो की गई थी, अगले साल में इंटरेस्ट शामिल हो चुका होगा पिछली वाली में। ठीक है, इस तरह से करके ये हमारे पास आएगी। चलिए चले, गुड। क्योंकि वो कंपाउंड है ना, उसमें आपके पास ईयर्स ऐड होते जा रहे हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट अब नहीं रहा। अच्छा जी, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? फार्मूला क्या है इसमें? हर ईयर में बिल्कुल ऐसे, हर ईयर में इंटरेस्ट लगेगा। टी नॉट, पहले ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ लें। टी नॉट कहेंगे लीडिंग इंस्टेंट और द करंट टाइम पॉइंट, जो करंट टाइम है। कैपिटल टी और एन हम कहेंगे कि लोन ड्यूरेशन, कितने साल के लिए लोन लिया था। टी नॉट होगी वो अमाउंट जो कि जब टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, जो पहला साल था, यानी जब टाइम 0 था, अब जिस टाइम पे लिया गया उस अमाउंट को कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि ये कहलाएगी एस टी, कहलाएगा द अमाउंट डिस्चार्जेबल डेप्थ एट द टाइम, के उधार उतारते हुए कितना टाइम पीरियड था। आई स्टैंड करेगा फॉर इंटरेस्ट मनी, डी स्टैंड करेगा डिस्काउंट रेट, आई स्टैंड करेगा इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो हम आई से शो करते हैं। आई इक्वल्स टू पी इंटू आई इंटू टी, बेशक पी नॉट ना भी लिखे ना तो पी लिख लें। पी होती है प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा याद रखिए प्रिंसिपल अमाउंट बगैर इंटरेस्ट के होगी, वो अमाउंट होगी जो पहली दफा में खरीदी ली गई है। सही है, तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाता है आई इक्वल्स पी इंटू स्मॉल आई इंटू टी। स्मॉल आई आपके पास क्या है? स्मॉल आई है इंटरेस्ट रेट, ये आपको बता दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने 10,000 लिए और 10,000 पे मुझे कह दिया जाए कि आपने 2% जो है रेट के हिसाब से ना आपने 2 इंटू टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये यहाँ तक सॉल्व कीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट वाली, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे ना जाए, सिंपल इंटरेस्ट वाली आप लोग खुद से कर सकते हैं, कोशिश करें जरा। आपको देखिए चीजें सब कुछ दी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, आपको रेट दिया हुआ है, और आपको सिंगल ईयर का मतलब है साल भी बताया हुआ है कितने टाइम पीरियड के लिए। सॉरी, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ओवर 3 ईयर पीरियड, 3 सालों के लिए। पी आई और टी में से पी भी गिवन है, स्मॉल आई भी गिवन है, टी भी गिवन है। पी आपको पता चल जाना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट है 18,000। सॉल्व करें फिर मुझे बताएं, समझ आ गई है? टू 40 बनता है। आपने इसी तरह से सॉल्व करना है इसे, कि आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, फिर इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद आपके पास जो टाइम पीरियड है। नेक्स्ट पे आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 + i। ठीक है, और आपने इसमें क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर जाएं, जैसे रिलेटेड एग्जांपल नहीं दी हुई। कंपाउंड इंटरेस्ट, on the other hand, compound interest is interest on interest occurs and is added to the interest that has accumulated over earlier period. The compound interest formula is CI equals to P naught
या फिर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू I प्लस 1। ठीक है, here are few instances of both compound and simple interest। Where बजट को कैसे क्रिएट किया जाता है? अर्निंग आपकी कितनी है और आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। यूटिलिटी बिल्स हैं, ग्रोसरी है, फिर उसके अलावा आपके पास बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक्सपेंस है, और डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। ये सब चीजें आपके पास स्पेंडिंग में शामिल हो जाती हैं। तो अर्निंग और स्पेंडिंग की कॉस्ट हम देखते हैं। अर्निंग को देखते हुए स्पेंडिंग की कॉस्ट बनाते, स्पेंडिंग का अखराजात अपने बनाते हैं। तो ये हमारे पास बजट बैलेंसिंग कहलाता है। बेस इट ऑन द हिस्ट्री ऑफ स्पेंडिंग, कि कितना आपका स्पेंड किया जा रहा है। You start with how much you have spent on that category in the past, or with the fixed cost you know you have, like your रेंट्स पे करने हैं या कोई भी ऐसा काम है आप अपने बजट में रहते हुए करते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, पिछले महीने हमारे इस चीज का खर्चा ज्यादा हो गया, अब हमने इन चीजों को कंट्रोल करना है। यूज पास्ट रिसिप्ट्स, क्रेडिट एंड बिल्स एंड योर चेक बुक रजिस्टर। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम यही देखते हैं कि अच्छा पिछले महीने ग्रोसरी की लिस्ट इतने की आई थी, इसमें क्या क्या चीजें बहुत जरूरी थी और क्या ऐसी थी जो कि इतनी जरूरी नहीं भी है। ठीक है, अगर हम ग्रोसरी की लिस्ट में हमने एडिशनली दाल चावल सब्जी इन सब चीजों के अलावा बिस्किट्स चिप्स और ये सब चीजें ऐड कर लिया, तो वो बिस्किट चिप्स ये वो चीजें जो कि कंट्रोल की जा सकती हैं अगर हमारा बजट आउट हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जी अपनी पास्ट रिसिप्ट्स, पास्ट प्रीवियस मंथ के बिल और चेक बुक रजिस्टर संभाल के रखते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको कमिंग मंथ के साथ कंपैरिजन कर सकें। इफ यू हैवंट केप्ट द रिकॉर्ड यू कैन स्टार्ट नाउ बाय सेविंग योर रिसिप्ट्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर कोई ऐसा ये काम नहीं करता था तो वो करना शुरू कर दे, क्योंकि ये चीज काफी हेल्पफुल होती है आपके अपने लिए कि आप अपने बजट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे वाइजली स्पेंड कर सकते हैं। What are some irregular expenses you can think of? आपके हिसाब से आप अपने बारे में सोचें कि कौन से irregular expense हम आम जिंदगी में महीने में कर रहे होते हैं, जो चीजें जरूरी नहीं है पर हम रोक सकते हैं उन्हें। बताएं मुझे इसका जवाब। कमा रहे होते हैं, जो हम अर्न कर रहे होते हैं। मनी दैट कम्स थ्रू टू यू थ्रू अ जॉब, सोशल सिक्योरिटी, टिप्स और अदर बेनिफिट्स इज कंसिडर्ड एज एन इनकम। हर वो चीज जो आप जॉब करके हासिल कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप को कोई टिप मिल रही है। अगर एक वेटर है उसको, या एक गार्ड है, तनख्वाह के अलावा अगर कोई इंसान उनको टिप दे देता है तो वो टिप भी जो है उसकी इनकम में शामिल हो गई है। ठीक है, या कोई ऐसे अलाउंसेस जो कि आपकी कंपनी ने आपको दे रखे हैं, अदर देन योर इनकम, अदर देन द मनी दैट यू हैव इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में होने वाले पैसे के अलावा अगर आपकी 25,000 तनख्वाह है, 25,000 तनख्वाह के साथ आपको कंपनी पेट्रोल प्रोवाइड करे या हेल्थ प्रोवाइड करे, तो वो सब चीजें क्या आ जाती हैं, इनकम में शामिल हो जाते हैं। इनकम में सिर्फ कैश ही नहीं होता, कैश के अलावा तमाम बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आप बच्चों की फीस फ्री है, या फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट फ्री है, या मेडिकल अलाउंस फ्री है, रेंट नहीं देना पड़ रहा, तो ये सारी फैसिलिटीज भी आपके पास एज एन इनकम आती हैं। ठीक है, योर टोटल अर्निंग इज कॉल्ड ग्रॉस इनकम। ऑन मोस्ट इनकम यू विल हैव टू पे द टैक्सेस, जो हम शुरू में बात कर रहे थे। द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टैक्स इज कॉल्ड द नेट इनकम। हमेशा सैलरी स्लिप पे देखते हैं हम कि एक हमारी ग्रॉस इनकम लिखी होती है, एक इनकम होती है जो टैक्स कटने के बाद या सिक्योरिटी अलाउंस कटने के बाद फिर टोटल आपके पास एक आ रही होती है। यानी कि 10,000 में से 200 रुपया एक चीज का कट गया, 200 दूसरी चीज का कट गया, आपके पास बाकी जो पैसे आए हैं जो इन कैश आपके पास या आपके हैंड में है या इन आपके अकाउंट में है, तो वो क्या है, वो नेट इनकम कहलाएगी आपकी। ठीक है, व्हाट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस वो वाला पैसा होगा या वो चीज होगी जिसमें हम खर्चा कर रहे हैं। ठीक हो गया, व्हेन यू स्पेंड मनी
you have an expense. Expenses falls into the categories such as food, entertainment, transportation, clothes, medical, etc. ठीक है, हर उस चीज जिस पे आप खर्चा कर रहे हैं, अखराजात जो हैं आपके, वो जिस पे पैसा लगा रहे हैं, वो आपके पास एक्सपेंस कहलाता है. It is important to list all areas in which you spend money. Everything from big credit card purchases to the cash spent on smaller items like morning coffee or a newspaper. Some expenses arise every month and may not change. These are fixed expenses. जैसे हमारे fixed expenses क्या होते हैं? बिल अदा करना, बिजली पानी गैस का बिल देना, ये हमारे fixed expenses हैं. ग्रोसरी में बेसिक फूड आइटम आना, दालें चावल दूध दही, ये सब चीजें क्या हैं? ये फिक्स एक्सपेंसेस हैं. वेयर एज जो आपके एक्स्ट्रा या ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस आना जाना है, यूनिवर्सिटी आना जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो वो फिक्स है आपका, डेली आपने काम पर जाना है, तो ये आपके पास क्या आ गए हैं? फिक्स एक्सपेंसेस आ गए हैं. जो आपके ऐसे एक्सपेंसिव जो फिक्स नहीं होते, जो कि आपके, जिसको हम कह देते हैं कि इरेगुलर एक्सपेंस या कंट्रोल्ड भी हो सकते हैं, वो हमने भी थोड़ी देर पहले सारे डिस्कस किए कि जी एंटरटेनमेंट हो गई, कॉफी हो गया, या इस तरह की चीजें हो गई. तो ये क्या है आपके पास? डिफरेंट टाइप्स के आपके एक्सपेंस आ जाते हैं. सेविंग्स वो होती हैं कि हमने कमाया, हमने फिक्स एक्सपेंसेस पे खर्चा किया और फिर कुछ पैसा बचा भी लिया. सेविंग्स का वही पीछे जब हम बजट को मैनेज करना की बात कर रहे थे कि बजट मैनेजिंग कैसे हो सकती है, कि उसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा कौन सी पिछले महीने की ग्रोसरी लिस्ट पकड़ के बैठे और फिर हम देखें अच्छा जी इसमें ये 2 आइटम या 3 आइटम वो थे जो कि इतने भी जरूरी नहीं थे, जिसमें से हम कंट्रोल कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हर महीने हम ला के जी चिप्स वगैरह खाएं या इस तरह की चीजें, इस कॉफी शॉप पे जाके बैठे, जरूरी नहीं है. तो इस महीने हम नहीं जाते, या पिछले महीने 6 दफा गए थे, इस महीने 1 दफा चले जाते हैं. तो ये हमारे पास चीजें क्या एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती है सेविंग्स में. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड फूड टू ईट बट यू डोंट हैव टू ईट लंच इन अ रेस्टोरेंट. अब आपने खाना खाना है, भूख लगी है, जरूरी नहीं है कि अपने आपको खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए महंगे रेस्टोरेंट में जाके बैठे. ये भी हो सकता है घर से बना के लंच लेके जाए और बंदा खा ले, या घर आकर खा ले, घर में खाना तो पक्का ही होगा. तो ये क्या आ गया आपके पास? सेविंग में आ गया. बिल्कुल ऐसे जरूरी नहीं है कि हर महीने बंदा कपड़े खरीदे. रिड्यूस द अमाउंट ऑफ व्हाट यू वांट. आवर वांट्स विल ऑलवेज आउटवेट आवर फाइनेंशियल मींस. ये हम भी जानते हैं कि जितना इंसान की ख्वाहिशात होती हैं वो तो कभी ना खत्म होने वाली होती हैं. हमें हमेशा ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा ही चाहिए होता है. तो कभी कभी एक टाइम पे आपने स्पेंड कर दिया, एक महीने स्पेंड कर दिया, एक महीने अच्छा कपड़ा खरीद लिया, अगले महीने जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा और महंगा कपड़ा खरीदें, आप ना खरीद के भी हम गुजारा कर सकते हैं. ठीक है. सो कंसीडर योर रीजन बिफोर मेकिंग अ न्यू फोन परचेज. नया फोन खरीदना है अनटिल अनलेस कि आपको बहुत कोई जरूरत, आपका फोन खराब नहीं हो गया, टूट ही नहीं गया, बेकार नहीं हो गया, अब आपके पास ठीक ठाक फोन चल रहा है, पर आपकी एक डिजायर है फोन खरीदना, क्योंकि मुझे नया उसका मॉडल आया है, मुझे ये खरीदना है. तो ये चीज आपकी फिर क्या आ जाएगी? ये आपकी एक्स्ट्रा एक्सपेंस में आ जाएगी. ये समझें कि आपके एक एंटरटेनमेंट आ गई है वो आपके लिए. इट इज नॉट दैट यू नीड इट, ये आपकी नीड नहीं फिर रही. ठीक है. इज द रिजल्ट योर फ्रेंड्स रिसेंट परचेज. नया फोन खरीदने की वजह अगर जरूरत नहीं है तो क्या हो सकती है कि जी दोस्त ने खरीदा तो मुझे भी खरीदना है. आर यू अटेम्प्टिंग टू विन समवन ओवर. आप किसी से जीतना चाह रहे हैं. डू यू रियली नीड अ फोन. क्या जरूरत है भी कि नहीं. व्हाट कैन सेव इफ यू डोंट बाय इट. क्या आप वो फोन ना खरीद के कुछ पैसा बचा सकते हो. तो हमेशा ऐसी चीज खरीदने से पहले, बिल्कुल ये इरेगुलर एक्सपेंस में आ जाएगा, इरेगुलर एक्सपेंस करने से पहले एक दफा सोचना चाहिए. टाइम गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू रियली थिंक अबाउट अवर गोल्स. वक्त हमेशा हमारे पास हमें अपॉर्चुनिटी देता है ये देख सोचने के लिए कि हम अपने गोल्स के बारे में सोच सकें कि हमने क्या गोल सेट किए हुए हैं. इफ वी बाय ऑन इम्पल्स, अगर हम बगैर सोचे समझे फौरन से खरीद लें, वी यूजुअली मेक पुअर चॉइसेस. उसमें भी हम क्या करते हैं?
बाद में अफसोस कर रहे होते हैं बैठे, काश यार मैंने इस महीने ये खर्चा ना किया होता तो मैं ये पैसे बचा के ये काम कर लेता, या इस तरह से मैं बेहतर जगह पे स्पेंड कर सकता था, या यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। ठीक है, तो समटाइम्स बाय वेटिंग द प्राइस मे गो डाउन, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंतजार करना इतना बेहतर साबित हो जाता है कि प्राइसेस कम हो जाती हैं, और या उससे बेहतर और उससे कम कीमत में एक अच्छी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। लुक अराउंड टू गेट द ग्रेटेस्ट डील, डील कोई हमें अच्छी मिल जाती है। यू माइट डिस्कवर अ डिफरेंट प्राइस और अ बेटर डील बाय डूइंग द कंपैरिजन शॉपिंग। अगर चले बहुत जरूरत भी है एक फोन की, तो कोई जरूरत नहीं होती हमें कि हम जाके एक महंगा फोन ही खरीदें। हम अपना एक बजट सेट कर सकते हैं और उस बजट में हम मार्केट विजिट करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा जी रीजनेबल कौन सा रहेगा कि जिसमें मेरे पास गुड ऑप्शन भी हो, मेरे काम भी आए और मेरे लिए यूजफुल भी और 4 दिन में खराब ना हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू विल फाइंड अ लेस एक्सपेंसिव सुपीरियर ऑल्टरनेटिव। हमेशा ऐसा नहीं होता कि महंगी चीज ही अच्छी होती है, सस्ती चीज भी पायदार होती है। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको पूरी वर्किंग करके सोच समझ के अपना अपना पैसा स्पेंड करना होता है। सब्स्टिट्यूट देखना पड़ता है। इज अ न्यू कार रियली नेसेसरी? क्या नई गाड़ी खरीदना जरूरी है? कैन यू अफोर्ड अ सेकेंड हैंड कार? अगर सेकेंड हैंड कार से गुजारा हो सकता है तो क्या न्यू ब्रांड कार खरीदना जरूरी है भी कि नहीं? ठीक है, और राइड इन अ कार पूल और अ बस, या फिर सेकेंड हैंड कार के अलावा भी मेरा गुजारा मुमकिन है कि मैं कोई कार पूल कर लूं या बाय बस ट्रैवल कर लूं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लूं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी सेविंग में आ जाती हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अब आते हैं फेडरल बजट पे। Federal budget components, receipt, and expenditures are covered separately. Below is a quick summary of the receipt component. कह रहा है फेडरल बजट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। फेडरल फंड कंसोलिडेशन या फेडरल बजट कंपोनेंट्स क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या कुछ आता है? बिल्कुल ऐसे ही है मिशेल, सेविंग्स हम इसे ही कहेंगे। द फेडरल कंसोलिडेशन फंड which is made up of both internal and external receipts represent by entirety of government resource, internal revenue which comes from internal resource and cover the following revenue and capital receipt। अब फेडरल फंड्स कंसोलिडेशन क्या होता है, इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिसिप्ट्स देख रहे होते हैं कि इंटरनल रिसोर्स हमारे इंटरनल रेवेन्यूज क्या थे, और क्या क्या रिसोर्स थे, क्या क्या एक्सपेंस उसमें कवर हुए हैं, और जो आपके पास कैपिटल रिसीट्स थी उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। अब इसमें हमारे पास आ जाता है टैक्स मनी, दैट द सेंट्रल बॉडी ऑफ मनी कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू दैट इज नॉट कलेक्टेड बाय द सीबीआर। टैक्स मनी जो है वो सीबीआर से कलेक्ट करना, टैक्स रेवेन्यू जो है वो सीबीआर से नहीं कलेक्ट किया जाता। नॉन टैक्स इनकम, जैसे नॉन टैक्स इनकम में मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसी इनकम लाइक 50,000 से कम की इनकम है किसी बंदे की तो वो नॉन टैक्सेबल है। इनहेरिट की हुआ प्रॉपर्टी है तो वो नॉन टैक्सेबल है। रिफंड फ्रॉम फॉर द कैपिटल्स, external source of income include grant, loans, projects, assistant and like this। ये आपके पास रिफंड्स होते हैं। ठीक है, वन बाय वन इन्हें स्टडी करते हैं कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय सीबीआर क्या है। फाइलर नॉन फाइलर टैक्स पेयर दोनों ही हैं, ठीक है, लेकिन नॉन फाइलर की परसेंटेज ज्यादा होती है और फाइलर की परसेंटेज कम होती है। ये एक आपके पास है। सीबीआर है जी कंट्रोल सेंट्रल बोर्ड ऑफ मनी। अच्छा जी, डायरेक्ट टैक्सेस, इसमें हमारे पास टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय सीबीआर में कौन कौन से टैक्सेस आ जाते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। द इनकम
and wealth of people and organizations are subject to direct taxation. These includes capital gain tax, income tax, wealth tax, overseas traveler tax, workers welfare tax, and Act of 1968 companies profit payment. Every industrial company with more than 10 employees is obliged to pay 5% of their revenue. तमाम वो कंपनियां जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो 5% अपने रेवेन्यू का एज अ टैक्स पे करेंगे। किसको? सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, या जिसके साथ वो रजिस्टर्ड है। जीबीआर तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी। ये आपके पास हो गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? विच आर इम्पोज ऑन ट्रांजैक्शन एंड कमोडिटीज। नेचुरल गैस पे है, सेल्स टैक्स है, पेट्रोलियम है, फेडरल एक्साइज है, एयरपोर्ट टैक्स है। ये आपके पास क्या आ जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। बेटा हम यही पढ़ रहे हैं, सीबीआर ही पढ़ रहे हैं, आप सुने आपको समझ आ जाएंगी। सीबीआर में आपके पास है सेंट्रल बोर्ड ऑफ मनी जो कि टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है, रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू दैट इज डिपॉजिटेड टू द सीबीआर। अब इसमें आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि हमने अभी डिस्कस किए कि इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, ओवरसीज कोई बंदे आने जाने कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं उनके ऊपर, वर्कर्स हैं वेलफेयर के उन पे टैक्स है। फिर तमाम ये एक आपके पास एक्ट ऑफ 1968 है जिसमें आपके पास के ऊपर टैक्स है। तमाम वो कंपनियां जो कि 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज रखे हुए हैं और किसी भी फर्दर आगे इसके साथ रजिस्टर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उन सबको क्या है? टैक्स पे करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो हो जाते हैं जो हम आम जिंदगी में दे रहे थे। बिस्किट के पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है जी कि ये रिटेल प्राइस है। जो रिटेल प्राइस होती है वो इंक्लूड कर रही होती है टैक्स को भी। तो उसमें हमारे पास ट्रांजैक्शंस एंड कमोडिटीज आ जाती हैं। हमने एक जगह से दूसरी जगह 1 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए तो हमें टैक्स पड़ जाता है, ठीक है। फेडरल एक्साइज, कस्टम चार्ज और एयरपोर्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं? इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स इनटू पाकिस्तान, बाहर से कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आ रही है तो वो कस्टम टैक्स पे करेगी एट द टैरिफ रेट्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कस्टम एक्ट। जो एक स्पेसिफिक उन्होंने बताया हुआ है 1969 के एक्ट के थ्रू, उतना उन्होंने पे करना है। एवरी ईयर द गवर्नमेंट evaluates the expected amount of the revenue from the source and modifies the tax rates on all the certain imported goods into the country, ठीक है। सेल्स टैक्स के ऊपर, सेल्स टैक्स हमारे पास होता है कंजम्पशन टैक्स known as sales tax is imposed on specific service manufactured
imports, wholesaler, distributor, dealers, and retailers with yearly sales above rupees 5 million. वो लोग जिनके 5 मिलियन से ऊपर की सालाना सेल है, उनके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स लागू होता है। सेल्स टैक्स में हमारे पास इंपोर्टर्स आ सकते हैं, होलसेलर आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आ सकते हैं, डीलर्स आ सकते हैं या रिटेलर्स भी। फेडरल एक्साइज में आपके पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है टू द एक्साइजेबल कमोडिटीज मेंशन इन द फर्स्ट schedule of the Central Excise Act 1944 are manufactured, produced और import to the Pakistan। तमाम वो चीजें जो पाकिस्तान में बन रही हैं या इंपोर्ट की जा रही हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है। एक्साइज टैक्स कलेक्शन इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फेडरल टैक्स इनकम। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू अदर देन सीबीआर कलेक्शंस, इसके सीबीआर के अलावा कौन से टैक्स रेवेन्यू होते हैं? एनी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज दैट एम्प्लॉयज, ये भी हमने जिक्र किया था, जिनमें हमारे पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में, वो 5% ऑफ द रेवेन्यू का पे करने के लिए ताबे हैं कि उनको वो पे करना ही करना है। लेकिन उनकी जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वो रजिस्टर होनी चाहिए किसी भी सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी के साथ। फॉरेन ट्रैवल टैक्स वो है जो कि इम्पोज किया गया 1987 में ऑन फॉर ऑल इंटरनेशनल प्लेन टिकट्स। कोई भी इंटरनेशनल प्लेन टिकट खरीदते हैं उसके ऊपर आपके पास फॉरेन टैक्स, ट्रैवल टैक्स लग रहा होता है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, इंक्लूडिंग दोज परचेज्ड अब्रोड। बेशक जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी हैं लेकिन खरीद रहे हैं, टिकटें वगैरह आना जाना कर रहे हैं, किसी और मुल्क जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये लगेगा। करंटली ईच टिकट इज सब्जेक्ट टू a 1500 rupee charge। infant diplomats and supplementary crew members are not allowed। इसमें बच्चे हो गए या डिप्लोमेटिक फ्लाइट्स हो गई या फिर सुपरिटेंडरी क्रू हो गया, ये इन तमाम के ऊपर ये टैक्स लागू नहीं होता। Airport tax since October 1996 an airport tax has been in place। The cost travel is determined by the class and the kind of the travel। कि मुल्क के अंदर अंदर ट्रैवल कर रहे हैं या मुल्क से बाहर के ट्रैवल कर रहे हैं। हर कंट्री में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टैक्सेस का जो ये है ये निज़ाम पाकिस्तान में, ये बाहर भी होता है। बाहर और ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होता है, किसी और कंट्री में जाना हो तो भी होता है। ठीक है। इसी तरह से जो एयरपोर्ट टैक्स है, बट वो डिपेंड करता है एयरपोर्ट टैक्स कि आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, या फिर जो आपके पास ये आ जाते हैं सुपरन्यूमररी पर्सनल, ये लोग जो है इनमें से टैक्स इन पे परमिटेड नहीं होता। Non-tax revenue, several departments and ministries oversee the non-tax revenue of the federal government। Income from property and enter, income from real estate and business is made up of profit, interest payment and dividends from government assets such as those from the Pakistan Post Office and Pakistan Telecommunication Authority। ये सब जो चीजें हैं इनके ये टैक्स पेबल हैं। कंपोनेंट्स of federal expenditures, two categories of expenditure exist, development expenditure and current, जिसमें हमारे पास आ रहता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये बात बिल्कुल सही कि आउट ऑफ कंट्री में हर बंदे के ऊपर टैक्स लाजिम है। जो आईडी कार्ड होल्डर होते हैं सबके सब टैक्स पे कर रहे होते हैं, यहाँ बल्कि बचत हो जाती है लोगों की। अच्छा जी, करंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? दिस कवर्स बोथ करंट एक्सपेंडिचर्स on the income account and current expenditures on the capital amount। A brief synopsis of the elements of the current expenditures, current spendings is provided below।
जिसमें हमारे पास है जनरल पब्लिक सर्विस. दिस इंक्लूड्स द एक्सपेक्टेड spending plans for the legislative and executive arms of government, in addition to financial and fiscal issues, external relations, debt repayment, debt servicing, and debt both foreign and domestic. Defense affairs and services includes projected spending amount for defense management and military defenses. जो आपके पास डिफेंस मैनेजमेंट अफेयर्स होते हैं, आपको मिलिट्री के लिए या अपने मुल्क के बचाव और दिफा के लिए आपको चाहिए होते हैं, तो ये वो वाले इन प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं. Public order or safety affairs, this include cost for public order management, law reinforcement, fire safety, prison operations and courts. Economic affairs, इसमें हमारे पास आ जाता है economic affairs. Amount are allotted for a variety of industries including general economic, commercial, labor, agriculture, food, irrigation, forestry and fishing, fuel and energy, mining and manufacturing, building and transportation and communication. In environmental protection में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? It includes the budget estimated managing waste water, reduce population, conducting environmental research and development, managing environmental protection, and more. Housing and community amenities. It contain funding allotted to the Community Development, Housing and Water Supply Department. Development expenditure on revenue account and capital account. The phrase development expenditure on revenue account refers to the amount spent on plans or initiative for both ongoing and planned development that are financed by proceed uh, from routine government operations. अच्छा जी, ये बात हो रही है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट की, क्योंकि उस अमाउंट को ये रेफर करते हैं जिसमें प्लान बनाए गए हों स्पेंड करने के लिए अपनी उस पैसे को जो कि डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑपरेशन गवर्नमेंट कर रही है. सिमिलरली एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फाइनेंस बाय ग्रांट्स, लोन्स, आपको लोन्स दिए जा रहे हैं, ग्रांट्स दी जा रही हैं, या फिर और दूसरी तरह की फंडिंग सोर्स है, वो रेफर करते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट. National Finance Commission Award. Federal funds provide for the biggest annual contribution to provincial budgetary receipts. These display the share of district of direct and indirect taxes and charges levied and collected by the federal government on behalf of the provinces. The federal government and the provinces split the following tax and duties. Income tax हो गया, उसमें जो स्प्लिट करते हैं ये, उसको इनकम टैक्स में कुछ को डाल देते हैं, वेल्थ टैक्सेस आ जाते हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्सेस आ जाते हैं, गुड परचेज एंड सेल्स टैक्स, कॉटन एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो कि तमाम तरह के टैक्स जिसमें शामिल हो जाते हैं जो गवर्नमेंट को देने होते हैं, लेकिन exclude किया जाता है from excise duty on gas imposed at the wellhead. Any additional taxes the federal government may impose. तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो कि रिलेटेड था आपके यूनिट नंबर 4.
तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना। असाइनमेंट का मैं क्या बताऊं आपको। बेटा गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो फिर मुल्क को कैसे चलाएंगे आप। मुफ्त में चीजें इस्तेमाल करते रहेंगे, मुफ्त में सड़क यूज करते रहेंगे, वो सड़क किसके पैसों से बनेगी। टैक्सेस से ही बनेगी ना। जी बिल्कुल पे करती हूँ मैं टैक्स। बेटा मुझे नहीं पता असाइनमेंट्स की डेट क्या है, जो आप लोगों के पास पोर्टल पे शो हो रही होंगी वही होंगी। बेटा पाकिस्तान का हाल सब अच्छा है, अगर आपका अपना हाल अच्छा है तो। खुद ही मिलके पाकिस्तान बना रहे हैं ना। आपकी इंडिविजुअल जो है, आपकी किरदार, वो पाकिस्तान उसी से मिलकर बन रहा है। ठीक है, अपने आप में हम खुद ठीक नहीं है और हम पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं। बेटा एक्सपेंडिचर्स अखराजात को कहते हैं ना, जो आपने स्पेंड किए है। मैंने कल ग्रुप में सेंड की हुई थी स्लाइड्स, कहते हैं तो दोबारा कर देती हूँ। अच्छा मैं करती हूँ। ब्रेक ही चल रही है, 2 मिनट है। जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, एक होल अमाउंट जो आपने बोरो की होती है उस पे पे करना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो आपने एक दफा तो होल अमाउंट जो बोरो की उस पे पे किया, लेकिन उसके अलावा आपने को अगले साल इंटरेस्ट पे की हुई अमाउंट शामिल करके पे करना होता है।